ओके, लेट अस स्टार्ट। वनस्पति का एक जीव। वनस्पति शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, वनस्पति क्या होता है? वनस्पति से आप क्या समझते हैं? सस्य। मैडम, हाँ सस जी। पौधे, सस्य और सभी को हम वनस्पति से समझते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वनस्पति का मतलब अगर आप समझते हैं कि पौधे और जो जंगल में मिल रहा है, जो भी जिस भी प्रकार का जीव है, जिसका जो इंद्रिय है, मतलब जिसमें पंच इंद्रिय नहीं है या पंच इंद्रिय से कम इंद्रिय है, अगर उसको आप वनस्पति मान मान के चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो वनस्पति का एक जीव है उसके बारे में समझते हैं। तो जिन जीवों का शरीर वनस्पति से बना होता है उन्हें वनस्पति का एक जीव कहा जाता है। जैसे अभी पृथ्वी का एक जीव का भी हमने यही बोला था कि जिस जीव का आधार पृथ्वी है और कहीं ना कहीं उस जीव का शरीर पृथ्वी से मिला हुआ है या पृथ्वी से बना हुआ है, उसको पृथ्वी का एक जीव कहा जाता है। वैसे ही जिन जीवों का शरीर वनस्पति से बना होता है उन्हें वनस्पति का एक जीव कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं सिंपल फॉर्म में ताकि समझ आ जाए। बीज, अंकुर, घास, कपास, वृक्ष, लता, पुष्प, फल, कंदमूल, पत्तेदार सब्जियां आदि सभी वनस्पति का एक जीवों के उदाहरण है। ये हो गया सिंपल सा इसका डेफिनेशन कि वनस्पति क्या होता है, और नेक्स्ट वनस्पति का एक जीव क्या होता है। जो वनस्पति से बना होता है उसे वनस्पति का एक जीव कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैन आगमों के अनुसार वनस्पति में भी जीवत्व है। ये बात तो सिर्फ जैन आगम में ही नहीं, बाकी के साइंस, बाकी के जो ट्रेडिशंस है वो भी मानता है कि वनस्पति में भी जीव तत्व होता है। अब वनस्पति में बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये जो तीनों स्टेजेस हम अपने जीवन में या जीवन में देखते हैं, वो सेम स्टेजेस वनस्पतियों में भी ये अवस्थाएं देखी जाती है। बाल्य अवस्था जब वो बहुत छोटा सा होता है, एक सैपलिंग होता है, तो बाल्य अवस्था। फिर वो जब बड़ा हो जाता है उसमें हरे भरे पत्ते, शाखाएं ये सब डेवलप होती है, तो युवावस्था। फिर उसके जब पत्ते झड़ जाते हैं, वो सूखने लगता है, तो वृद्धावस्था। इस प्रकार की जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो हम वनस्पति में देख सकते हैं। और इससे ये प्रूफ होता है कि वनस्पति में भी हमारे जैसे ही उसमें भी अवस्थाएं देखी जाती है। तो जब वनस्पति को, यानी वनस्पति जो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, जो संपत्ति है, जब उसको काटा जाता है या उसको क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उसमें मुरझाने या प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देते हैं। उसको जो तकलीफ होती है उसमें कहीं ना कहीं वो सेंसेशंस दिखाई देते हैं। उसको जो तकलीफ होती है, उसके पत्ते मुरझाते हैं, या उसमें जो जिस प्रकार के पहले जो फूल आते थे उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, इस प्रकार के लक्षण वो वनस्पतियों में दिखाई देने लगते हैं, जो कि जीवित प्राणियों की तरह होते हैं। तो इस वजह से बताया गया है कि जो वनस्पति है वो बस इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसमें जीव तत्व है। जब उसमें जीव तत्व है तो उसको भी एज इट इज कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि हम बाकी के जीवों को कंसीडर करते हैं। उसमें भी स्पर्श इंद्रिया है, वो सेंसेशंस को फील करते हैं। तो इस वजह से उनकी रक्षा करना या उनको क्षति ना पहुंचाना, ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है। तो आधुनिक विज्ञान में जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि वनस्पतियों में भी संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया की क्षमता होती है। इससे जैन दर्शन की यह अवधारणा और भी पुष्ट होती है कि वनस्पति भी जीवित है। तो इसको बोलते हैं वनस्पति कायिक जीव, बहुत ही सिंपल टर्म में। अब वनस्पति कायिक जीव के दो मुख्य भेद बताए गए हैं। वो भेद है साधारण वनस्पति, दूसरा भेद है प्रत्येक वनस्पति। तो पहला पॉइंट देखते हैं, साधारण वनस्पति, जिसमें एक ही शरीर में अनंत जीव होते हैं, जैसे कंद मूल आदि। शरीर एक ही है पर जीव उसमें अनंत है, वो हो गया साधारण वनस्पति। दूसरा प्रत्येक वनस्पति, जिसमें एक शरीर में केवल एक ही जीव होता है, जैसे आम का वृक्ष, लता, घास, पत्तेदार सब्जियां, कमल आदि।
ये हो गया प्रत्येक वनस्पति। तो इस प्रकार के इसमें दो मुख्य भेद बताए गए हैं, दो मुख्य क्लासिफिकेशन बताए गए हैं वनस्पति कायिक जीव के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पतियों की उत्पत्ति के आधार को बीज कहा जाता है। तो वनस्पति कहाँ से आता है? वो बीज से आता है। और बीज के भी कई प्रकार बताए गए हैं, तो प्रकार भी देख लेते साथ ही साथ। पहला है अग्रबीज। अग्रबीज जिसमें पौधे का सिरा ही बीज होता है, जैसे करंट का वृक्ष, पौधे का सिरा ही बीज होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये लाइन जो यहाँ पे लिखा है कि पौधे का सिरा बीज, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं उस टाइप के अग्र बीज को, जिसमें पौधे हाँ का मैडम, हाँ मैडम, अग्रबीज किसी अग, पौधे के अग्रभाग में बीज बीज रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल तुलसी गिर, तुलसी गिर हाँ। के अग्रभाग में बीज रहता है। हम्म। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है मूल बीज, जिसमें जड़ ही बीज होती है, जैसे कंद मूल, उसके जड़े ही उसके बीज है, वो हो गया मूल हाँ। बीज। तीसरा हम्म। पर्व बीज, जिसमें गांठ या पोर बीज का कार्य करते हैं, जैसे ईख। ईख क्या होता है, किसी को मालूम है? गन्ना, गांठ या पोर। शुगर, शुगर केन। हम्म। ठीक है, ईख मुझे शुगर केन ईख बोलते हैं, ये मुझे अब नहीं पता था। हाँ बिल्कुल, उसमें गांठ या पोर ही बीज का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कंद बीज, जिसमें तना ही बीज के रूप में कार्य करता है। बरगद पीपल, उसका जो झाड़ है उसका तना है, वही बीज का कार्य करता है, वो है स्कंद बीज। और बीज रूह, जो सामान्य बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं, धान, जौ आदि। तो इस प्रकार का इसमें क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। क्या क्लासिफिकेशन दिया है? अग्र बीज, मूल बीज, पर्व बीज, स्कंद बीज, बीज रूप। इससे हम वनस्पति के आधार को समझ सकते हैं, वनस्पतियों के उत्पत्ति को समझ सकते हैं, जिसका आधार बीज कहलाता है। तो बीज और इसके क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, प्लस उसके जो उदाहरण है वो भी आप लोग देख लीजिए, ताकि जब वनस्पति का एक जीव के बारे में आप लिखेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो। अब नेक्स्ट है त्रस का एक जीव, जो उसकी पर्याप्ति एवं षट का है जीव। तो त्रस जीव का सबसे पहले अर्थ देखते हैं, त्रस जीव क्या होता है। त्रस जीव अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, तो जिन जीवों में स्वतः गमन आगमन यानी कि चलने फिरने की क्षमता होती है, उन्हें त्रस जीव कहा जाता है। इस जीव में चलने फिरने की अवस्थाएं हैं, चलने फिरने की क्षमताएं हैं, इसी इसी वजह से इसको त्रस जीव कहा जाता है। अर्थात जो जीव अपनी इच्छा या स्वभाव से स्थान परिवर्तन करते हैं वह त्रस कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी इच्छा है या तो उसका स्वभाव है, इसी वजह से वो अपने स्थान को चेंज करते हैं, यानी कि अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, और इसलिए उसे त्रस जीव कहा जाता है। बढ़ते तो सब है, मतलब वनस्पतियां जीव भी बढ़ते हैं, बट वो त्रस जीव नहीं है, क्योंकि वो अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं। अब जिन जीवों का शरीर त्रस प्रकृति का होता है, उन्हें त्रस का एक जीव कहा जाता है। तो इसमें किस प्रकार की प्रकृति होती है जीवों में? त्रस जीव। तो इन जीवों में द्वि इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीव सम्मिलित होते हैं। अब इस जीव में जो इंद्रिय है वो देख रहे हैं कि 2 से लेके 5 तक इसमें होते हैं, और इसमें 6 प्राणों से लेके 10 प्राणों तक पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें त्रस्कायिक जीव कहा जाता है। जो इसमें प्राणों का भी क्लासिफिकेशन दिया है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जैन आगम, इसमें कुछ जीव शामिल है, जैसे कि शंख, चींटी, मक्खी, मच्छर, भौरा, ये सारे छोटे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। और उसके अतिरिक्त पशु पक्षी, मनुष्य, देव, नारक जीव, त्रियंच जीव, ये सब त्रस का एक जीवों में आते हैं। और इन सभी जीवों में गतिशीलता और अनेक इंद्रियों की उपस्थित होती है। सिर्फ एक इंद्रिय नहीं होता है इसमें, इंद्रिया भी बहुत बहुत होते हैं, प्लस इसमें गतिशीलता भी होती है। तो वो हो गया सारा त्रस जीव। त्रस जीव के जन्म के प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अभी हमने जस्ट वनस्पति का एक जीव का आधार बीज देखा, वैसे ही त्रस जीवों के भी जन्म के आधार बताए गए हैं। तो जैन ग्रंथों में त्रस जीवों के जन्म के कई प्रकार बताए गए हैं। पहला तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, जो कि है पक्षी। फिर
विशेष प्रकार के जन्म से उत्पन्न होने वाले जीव, उसको पोतज बोलते हैं। देन गर्भ से जन्म लेने वाले जीव जैसे मनुष्य और पशु, जिसको जरायुज जरायुज बोलते हैं। देन रस या द्रव से उत्पन्न होने वाले जीव, जिसको रसज बोलते हैं। फिर नमी या सड़क से उत्पन्न होने वाले जीव, जिसको संस्वेदन बोलते हैं। फिर विभिन्न पदार्थों के संयोग से उत्पन्न जीव समूर्छिम बोलते हैं। देन पृथ्वी या वनस्पति से उत्पन्न जीव, उसको उद्भिज बोलते हैं। और देव और नरक से उत्पन्न होने वाले जीव, जिसको औपपातिक बोलते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आई एम श्योर कि ये तो काफी डिफिकल्ट है, बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उसको समझा जा सकता है। पक्षी का अंडे से होना, उत्पन्न होना, और इंसानों का गर्भ से होना, उसको जरायुज। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन से आप ये नाम को जो है इसको याद रख सकते हैं, उसके जन्म के प्रकार को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसके जन्म के प्रकार। अब नेक्स्ट है त्रस्त जीवों के दो मुख्य भेद। तो जैन दर्शन में त्रस्त जीवों के दो प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है गति त्रस्त। तो ऐसे जीव जिनमें स्वेच्छा से गति करने की स्पष्ट शक्ति नहीं होती, अपनी इच्छा से उसमें गति करने की शक्ति नहीं होती। तो स्थानांक सूत्र के अनुसार अग्नि और वायु को गति त्रस्त कहा जाता है। उनमें स्वेच्छा से गति करने की स्पष्ट शक्ति नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको गति त्रस्त जीवों में रखा गया है। दूसरा लब्धि त्रस्त। तो ऐसे जीव जिनमें संकल्प पूर्वक या इच्छा के अनुसार गति करने की शक्ति होती है। तो ये लब्धि त्रस्त क्या हो गया? द्विइंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के जीव इस श्रेणी में आ गए। तो काफी सिंपल सा क्लासिफिकेशन दे दिया गया है यहाँ पे, मुख्य उसके जो भेद समझने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी डिजायर या उसकी स्व इच्छा, जिससे कि वो गति कर सकता है, या उसकी स्व इच्छा नहीं होने के वजह भी वो गति कर पाता है। तो ये गति त्रस्त, जब उसमें इच्छा नहीं है तो गति त्रस्त। लब्धि त्रस्त, जब उसमें इच्छा है तो वो हो गया लब्धि त्रस्त। तो इस प्रकार से त्रस्त जीवों के दो मुख्य भेद बताए गए हैं। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन ही बहुत सिंपल है, इसको समझना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में देख पाते हैं। ये जो भी जीव यहाँ पे और जन के प्रकार बताए गए हैं, ये हम एक रियलिटी में देख पाते हैं। तो इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और आगे भी कुछ भेद बताए गए हैं। ओके, मुझे एक मिनट दे दीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं सब चीज को। हाँ, मूलाचार के अनुसार त्रस्त जीवों के अन्य भेद। आचार्य द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ में त्रस्त का एक जीवों के दो और वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विकलेंद्रिय जीव, जिनकी सभी इंद्रियां पूर्ण विकसित नहीं होती। इसमें द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव भी सम्मिलित होते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल जिसमें सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती? त्रस्त जीवों में कोई बता सकता है जिसमें इंद्रियां विकसित नहीं होती? नहीं, जैसे वे चींटी है, चींटी तीन चींटी इंद्रिय है तो जीव है। चींटी में तो इंद्रियां विकसित होती है ना? दो इंद्रियां नहीं त्रसिंद्रिय होती में ना। तो एक बार द्विंद्रिय देख लेते हैं। त्रिंद्रिय मैडम चतुरिंद्रिय मैडम। मैडम पंचेंद्री में वो किसी को गूंगा रहता है, किसी को आंख नहीं होता है, वो उसको विकलेंद्री बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, उनको नहीं, ऐसा उनको नहीं। इंद्रिया पांचों है ना, पांचों इंद्रिया उनमें है पंचेंद्रिय में। तो सिर्फ द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रियों में इंद्रिया विकसित नहीं होती पूरी अपने अपने हिसाब से, पूरी तो उन्हें ही विकसित नहीं विकलेंद्र। होती। हाँ, पूरी पूरी विकसित नहीं होती अरे इसलिए करेक्ट करेक्ट, मतलब पर्याप्त। पर्याप्त रूप में विकसित नहीं होती, मतलब उस उनका जो काम चल रहा है वो कम से कम दो या कम से कम तीन इंद्रियों की वजह से ही हो पा रहा है। दो तीन चार। सही बात है।
हाँ, तो इसमें विकलेंद्रिय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डिसेबल है या समथिंग। इसका मतलब ये कि उनकी इंद्रिया जो पूर्ण रूप से जो होनी चाहिए, 5 6 उससे ज्यादा, वो विकसित नहीं होती, उसको विकलेंद्रिय कहा गया है। और वैसे सक्रिय इंद्रिया जिसमें सभी 5 इंद्रिया विकसित होती है, पंचेंद्रिय जो जीव है वो कहा गया है, वो सक्रिय इंद्रिय जीव कहलाती है। तो इस प्रकार से जो अनिल जी ने बोला बिल्कुल सही बोला, जो क्लासिफिकेशन है विकलेंद्रिय जीव एंड सक्रिय जीव। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोग को इतना सारा। हम्म। ये मैडम जो जिनके इतने सारे, पांचवें मैडम जिनके पांचवें वो शकलेंद्री, अगर 5 में जरा भी कुछ कमी है, 4 रह गई तो विकलेंद्री हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, तरस तरस की बात कर रहे हैं, इसलिए पहली इंद्रिय को, एक इंद्रिय वालों को छोड़ देंगे। हाँ हाँ उल्टा चलिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सारा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तरस जीवों की बात कर रहे हैं, जो अभी बस। हमने गति तरस है, लब्धि तरस देखा, उसके हिसाब से भी हम उसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जी। ठीक है। हम्म। अब त्रस्त जीवों की प्रकृति, उनके भेद समझ आ गए? यहाँ पे कुछ डाउट? मतलब यहाँ पे नहीं नहीं। बहुत क्लैरिटी के साथ दिया है तो समझना भी आसान है। यहाँ पे हाँ आपने मैडम। जितने भी यहाँ पे भेद देखे, इसमें कोई डाउट आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक है। नहीं ना? ठीक है। वनस्पति का तो, वनस्पति में भी जो भी पॉइंट्स आपने देखे सब क्लियर है। जी। हाँ मैडम। तेजस का एक जीव, बस आप लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कहा गया? हाँ, वो भेद रहता ना, ये भेद। आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना? भेद में क्लियर है। ये भेद आपको, ये जो नंबरिंग्स यहाँ पे हाँ दिए गए हैं ये क्लियर नहीं है ना? ठीक है, मैं हाँ मैडम। इसको एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहीं कहा नहीं, ये कौन से बुक से मैडम, उठाया है उसको ही मेरे को आप जाके देखना पड़ेगा। आप बोल दीजिए आउट ऑफ कोर्स है, बस खत्म बात। वो तो आउट ऑफ कोर्स है ही, बट आप लोग को इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो मुझे देखना पड़ेगा ना थोड़ा। ये आउट ऑफ कोर्स ही है, ये जो इतने सारे जीव के भेद बताए हैं, ये काफी जी। एडवांस हाँ लेवल है। हाँ मैडम। तो हम्म जीव विज्ञान में जो इतने मतलब एक एक आपको नंबरिंग समझने के लिए बस दिया गया था कि इतने सारे भेद बताए गए हैं। टोटल हम्म। 563 भेद बताए गए, बट अब उसको क्या क्या है वो जानना, वो बहुत डिटेल लेवल में चला जाएगा। बट फिर भी ठीक उसका है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आगे दिया है, अभी जब हम आगे पढ़ने वाले हैं। त्रस का एक जीव के बाद हाँ, पर्याप्ति का सिद्धांत। तो त्रस्त जीवों की जो प्रकृति है वो देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रस्त का एक जो जीव है सदैव स्थूल होते हैं, अर्थात वे सूक्ष्म नहीं होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म का अंतर समझते हैं। स्थूल यानी ग्रॉस, सूक्ष्म यानी सटल। इन जीवों में 2 अवस्थाएं होती है, पर्याप्त और अपर्याप्त। अब पर्याप्ति का सिद्धांत देखते हैं। पर्याप्ति का अर्थ क्या होता है? जैन दर्शन में पर्याप्ति आत्मा की एक विशेष शक्ति मानी गई है। यह शक्ति पुद्गल यानी कि भौतिक कणों के उपचय से प्राप्त होती है। इस शक्ति के माध्यम से जीव पुद्गलों को ग्रहण करके उनके शरीर, इंद्रिय, श्वास उच्छ्वास, भाषा और मन के रूप में विकसित करता है। तो जीव क्या पुद्गल को ग्रहण करके उसमें जो विकास हो रहा है, उसका शरीर डेवलप हो रहा है, उसकी इंद्रिया डेवलप हो रही है, उसमें बुद्धि का विकास हो रहा है, मन का विकास हो रहा है, ये सब एक छुपी हुई शक्ति की वजह से हो रहा है। जैसे अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा, तो वहां पे क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों का मिलन होता है, तो कैसे प्रकृति के जो गुण है वो विभाजित हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, और वो डोमिनेट करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब नया कुछ शरीर बन रहा है, तो उसमें वो गुण डोमिनेट करने लगते हैं। सत्व गुण, रजस गुण, तम गुण, ये इस प्रकार के डोमिनेशन उसमें आते हैं। और वो डोमिनेशन, अगर सत्व गुण का डोमिनेशन ज्यादा है तो बुद्धि जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फिर मन जो है वो उसका विकास अच्छा होगा। फिर अहंकार, ये सब जो बाद में जो उसके इवोल्यूट्स है वो बनने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी वही बताया गया है कि एक शक्ति होती है, और उसी शक्ति के माध्यम से जीव पुद्गलों को ग्रहण करके, यानी जो जीव है, जो कॉन्शियसनेस है, वो पुद्गल जो मैटर है उसको ग्रहण करके उनको शरीर, इंद्रिय, श्वास उच्छ्वास, भाषा और मन इसके रूप में विकसित करता है।
और जब जीव नए जन्म में उत्पन्न होता है तो वो प्रारंभिक समय में पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता है और इसी परिवर्तन शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। तो एक परिवर्तन होने की शक्ति को पर्याप्ति का रूप बताया गया है, जिसको प्रकृति परिणाम के रूप में भी बोला जाता है। परिणामी जो शब्द है और उसको 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 उस वे में भी बोला जाता है, और जो पर्याप्ति शब्द है उसी संदर्भ में बोला गया है कि एक पुद्गल को ग्रहण करके कुछ रूपों में परिवर्तित हो जाना, वो हो गया पर्याप्ति। तो पर्याप्ति का अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि जो जैन दर्शन है उसमें पर्याप्ति आत्मा की ही विशेष शक्ति मानी गई है। जो आत्मा पुद्गल को ग्रहण करके उसमें विकास होता है। किस प्रकार का विकास होता है? शरीर का विकास होता है, इंद्रिय का विकास होता है, भाषा, मन, ये सब चीजों का विकास होता है। तो इसी शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। पर्याप्ति के प्रकार बताए गए हैं। पर्याप्ति के प्रकार समझ लेते हैं। और ये जो पर्याप्ति के 6 प्रकार है इसको हम हिंदुइज्म से भी कंपेयर करेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं। आहार पर्याप्ति वह शक्ति जिसके द्वारा जीव आहार ग्रहण कर उसे खल और रस में परिवर्तित करता है। खल यानी शरीर के निर्माण में अनुपयोगी भाग, और रस यानी कि शरीर को पोषण देने वाला द्रव पदार्थ। तो ये शक्ति आहार ग्रहण करके उसे खल और रस में परिवर्तित कर देता है, वो है आहार पर्याप्ति। तो जैसे अभी हिंदुइज्म में कोश बताए गए हैं। कोश यानी कि जो आत्मा है उसी का लेयर। ठीक है, अभी लेयर कैसा होता है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और लास्ट में जो है वो आनंदमय कोश। 5 कोश टोटल बताया गया है। तो वो अन्नमय कोश जो है वो आहार रूपी कोश ही है, और वो आहार जो कोश है वो हमारे जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उससे बनता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो शक्ति है, पर्याप्ति की शक्ति, उसके द्वारा जीव आहार ग्रहण करता है और वो आहार जो है वो खल और रस में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है शरीर पर्याप्ति, तो ये शक्ति जिसके द्वारा रस रूप आहार यानी कि रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि शरीर धातुओं में परिवर्तित होता है। तो जो ब्लड है, देन मांस है, देन ये सारा जो हमारे शरीर का जो रस रूपी आहार पे जो रस रूपी आहार के रूप में आता है वो शरीर धातु में एन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया शरीर पर्याप्ति। मतलब पर्याप्ति का मतलब जो है शक्ति से लिया गया है, और शक्ति कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा है इंद्रिय पर्याप्ति, तो वह शक्ति जिसके द्वारा जीव शरीर से उपयुक्त पुद्गलों को ग्रहण करके इंद्रियों का निर्माण करता है। तो ये वो शक्ति है जिससे कि जो जीव शरीर है वो पुद्गल को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद इंद्रियों का निर्माण करता है। ये सेम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन आपको सांख्य दर्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बताया गया है कि कैसे पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो इवोल्यूट्स है, मतलब परिवर्तन जो हो रहा है प्रकृति का, कैसे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इंद्रियों में भी हो रहा है, पंच महाभूतास में भी हो रहा है, और कर्म इंद्रियों में उसका क्लासिफिकेशन है, ज्ञान इंद्रियों में उसका क्लासिफिकेशन है। वैसे ही क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि पर्याप्ति के बेसिस पे बताया गया है। फिर है भाषा पर्याप्ति। अब वह शक्ति जिसके द्वारा जीव भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर वाणी या भाषा का निर्माण करता है, उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मन पर्याप्ति। वह शक्ति जिसके द्वारा जीव मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके मन का निर्माण करता है। तो अगर कंपैरेटिव वे में लिया जाए तो काफी सिमिलर एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। जो प्रकृति का जो परिणाम है उसमें भी ये सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, प्लस जो यहाँ पे पर्याप्ति के 6 प्रकार बताए गए हैं उसमें भी हमें काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है।
तो ये 6 प्रकार जो पर्याप्ति के बताए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, देन श्वास उच्छ्वास की जो क्रिया विकसित हो रही है उसकी पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति एंड मन पर्याप्ति। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये पॉइंट्स में, ताकि आप लोग को ये सब याद रहे। मैडम एक यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, ये जो पर्याप्ति हैं ये वर्गणाओं से मिलती हैं ना, जो वायुमंडल में वर्गणा है ना उनसे मिलती हैं ना? उनका प्रभाव तो होता है, वर्गनों का प्रभाव बिल्कुल होता है। वर्गनों के बारे में भी हम पुद्गल में पढ़ने वाले हैं। वर्गनों का जो होता है एक प्रकार से प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये पर्याप्ति का जो शक्ति है, जो शक्ति शैली है, वो और विकसित हो जाता है। और वर्गनों से जो मिलती है, ये जो सवाल है कि वर्गनों से मिलती है कि हाँ बिल्कुल, उसका प्रभाव उसमें बिल्कुल पड़ता है। ये कुछ बताया गया मैडम कितने तरह की वर्गणा है जो हमारी वर्गना आत्मा हम लोग लेंगे, पुद्गल में लेंगे वर्गना टॉपिक, एक ठीक है, ठीक सेपरेट टॉपिक ही है वर्गना, जो जी, पुद्गल में लेंगे जी। ये पर्याप्ति का क्लियर हो गया आप सबको? हाँ, अभी विभिन्न जीवों में जो पर्याप्तियों की संख्या है वो बताई गई है। एकेंद्रीय जीव, इनमें 4 पर्याप्तियां होती है। वो कौन से है? आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वास उच्छ्वास। ये 4 पर्याप्तियां बताया गया है एकेंद्रीय जीवों में। और ठीक है प्रिया जी, क्या आप यही बोल रहे थे? ये जो 4 भेद बताए, क्या आप इसकी बात कर रहे थे? नहीं मैम, ये अलग है मैम, जीव के 14 भेद अलग है, ये अलग है मैम। ये भेद अलग है, ये पर्याप्ति के भेद है। ओके, हाँ, ये पर्याप्ति कितनी कितनी पाई जाती है वो है जीवों में। नेक्स्ट, विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव, इनमें 5 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास उच्छ्वास, भाषा। और तीसरा है संगी पंचेंद्रिय जीव, इनमें 6 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास उच्छ्वास, भाषा और मन। ये हो गया पर्याप्तियां और उसकी संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त और अपर्याप्त जीव। तो जो जीव अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है, वह पर्याप्त जीव कहलाता है। जो जीव उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता है, वो अपर्याप्त जीव कहलाता है। तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन दे दिया गया है कि जो अपनी योग्य, जो उसके योग्य है, उसकी पर्याप्तियां है, उसको वो फिनिश कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो पर्याप्त जीव है। जो उसको फिनिश नहीं कर पाता है, वो अपर्याप्त जीव है। अपर्याप्त जीव के 2 प्रकार, लब्धि पर्याप्त, जिसमें अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है परंतु भविष्य में अवश्य हो जाएगी, वो हो गया लब्धि पर्याप्त। दूसरा, करण पर्याप्त, जिसने अपनी सभी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया है, उसको करण पर्याप्त कहा गया है। तो पर्याप्त जीव के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है षटकाय जीव और मार्गणा। षटकाय जीवों का वर्गीकरण, ये हमने देखा है, बार बार देख रहे हैं किस प्रकार से षटकाय जीव को विभाजित कर दिया गया है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म और बादर जीव। तो वनस्पति को छोड़ के जो भी अन्य जीव है, वो सूक्ष्म और बादर, इन 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। सूक्ष्म और बादल। तो जीवों का आत्मिक विकास जिस स्तर पर होता है, उसी आधार पर उनके गुण स्थान निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो एक इसका जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। जैन दर्शन में जीवों का अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। बिल्कुल सही बात है। संसारी जीवों को मुख्य रूप में स्थावर और त्रस 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति से संबंधित जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है, क्योंकि उनमें केवल एक इंद्रिया होती है। जबकि द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार जैन दर्शन जीवों के स्वरूप, उनकी शक्तियों, पर्याप्तियों और विकास के स्तर का अत्यंत गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो ये जो टॉपिक था आपका षडजीवी निकाय का, ये यहाँ पे कवर होता है
एक आपका रह गया है वायुकायिका जीव। वायुकायिका जीव का मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है, जो कि एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो भेद बताए हैं मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं इसका भी सिंपल वाला आपको भेज दूंगी। वायु का एक जीव यहाँ पे बताया गया है, वायु का चलन धर्मा होना प्रसिद्ध होता है। वायु ही जिनका काय हो वे जीव वायुकाय या वायुकायिक कहलाते हैं। वायु के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, वो 5 भेद मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। पहला है उत्कलिका वायु, जो वायु ठहर ठहर कर चलते हैं। ये स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ एक बार, तो आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आपको समझ आ जाता हो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसका जो सिंपल वाला फॉर्म है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो सिंपल वाला ही बता दीजिए मैडम, तो अभी इसको रहने दीजिए, फिर कंफ्यूजन होगा ना। कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वैसे भी आप लोग बहुत पढ़ रहे हो तो शायद समझ आ जाए थोड़ा सा। नहीं सिंपल मैडम, वाला मैं सुनो, शेयर कर दूंगी। पढ़ते हैं तो पूरा समझ में नहीं आता मैडम, याद भी नहीं आता, चुपके पढ़ के जाते हैं लेकिन याद में भी नहीं रहता। एग्जैक्टली फिर वो बात कुछ तो है कुछ कि वो याद में नहीं रहता है। कुछ कुछ समझ में भी आता, हम्म। पढ़ के तो जाते हैं। नहीं वो बात सही है, याद नहीं होता है, इसलिए अगर आप प्रॉपरली उसको नोट्स बना के लिखेंगे तो याद रहेगा वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। वायु ही जिनका काय हो वे जीव वायुकाय या वायुकायिका कहलाते हैं। उसके 5 भेद बताए गए हैं, वो 5 भेद देख लेते हैं। पहला, जो वायु ठहर ठहर के चले उसको उत्कलिका वायु कहते हैं। जो वायु चक्र खाती हुई चले उसको मंडलिका वायु कहते हैं। देन जो वायु रत्न प्रभा आदि पृथ्वी के अथवा विमानों के नीचे है, यह वायु जमी हुई बर्फ की भांति गाढ़ी एवं आधारभूत है, उसको घन वायु कहा जाता है। देन जो वायु चलती हुई शब्द करे, आवाज करे, उसको गुज्जा वायु कहा जाता है। और जो वायु उपरोक्त गुणों से रहित तथा मंद मंद चलने वाली हो उसको शुद्ध वायु कहा जाता है। तो इस प्रकार का वायु का एक जीव जो है उसमें जो वायु है उसको 5 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। जो वायु है वो अचाक्षुम होते हुए भी दुसाध्य नहीं है, क्योंकि वायु ही सजीवता को आगम प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया है। ये जो 2 प्रमाण है, आगम प्रमाण और अनुमान, अनुमान यानी कि एक काइंड ऑफ इन्फरेंस, इस प्रमाण से हमें ये सिद्ध होता है कि वायु होते हैं। और जैन आगमों में वर्णित होने से यह आगम प्रमाण तो है, किंतु त्यंग गतित्व के कारण वायु में सजीवता सिद्ध हो जाती है। अन्य स्थावर जीवों की भांति वायुकायिका जीव में भी विरोधी शस्त्रों के योग से अचित्तता आ जाती है। और नियुक्तकार ने वायुकायिक के निम्नांकित शस्त्र प्रज्ञात किए गए हैं, जैसे बीजन, व्यजन, पंखा, छाछ, चामर, पत्र, वस्त्र आदि। देन अभिधारणा, पसीने से लथपथ व्यक्ति का हवा के आगमन के मार्ग पर बैठना या खड़ा होना। देन चंदन, खस आदि गंध द्रव्यों की सुगंध। एंड नेक्स्ट है अग्नि, उसकी ज्वाला या गर्मी। एंड नेक्स्ट स्वकाय शस्त्र यानी ठंडा या गर्म। प्रतिपक्ष वायु, तो निश्चित भाषा तथा चूर्णी में एक वायु दूसरी वायु का शस्त्र है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कैसा एक प्रकार का वायु, अगर वो वायु जो है खराब है, पसीने से लथपथ व्यक्ति है जिसका वायु खराब है, अगर वो वायु शुद्ध वायु के कांटेक्ट में आता है तो कैसे वो जो विरोधी वायु होने की वजह से जो रियल वायु का स्टेट है, रियल वायु का जो स्थिति है वो खराब हो जाता है, क्योंकि विरोधी वायु के वो संपर्क में आ रहा है। तो इस प्रकार से वो एक एग्जाम्पल और एक कंपैरिजन किया गया है। और इसी से ये उल्लेख मिलता है कि जो जो वायु का जो विचार है, वायु का जो सचित और अचित उसका उल्लेख है, वो इसी प्रकार से है कि
वायु में जो क्या बोलते हैं, जो वायु में जो कांटेक्ट हो रहा है, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ वायु का जो टकरार हो रहा है, उससे कैसे जो वायु का एक जीव है वो प्रभाव में आते हैं और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा तो पॉइंट्स दिए नहीं गए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिया है। सिर्फ वायु का यहाँ पे टाइप बताया गया है कि कितने प्रकार के वायु होते हैं, प्लस उसमें विरोधी वायु के संपर्क में आने से किस प्रकार की उसमें प्रक्रिया देखने को मिलती है, यही पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो वायु का एक जीव में इतना ही दिया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको दूसरे कुछ रेफरेंस बुक से वायु का एक जीव के बारे में और बता दूंगी। इतना तो मैडम आपको अनुमान प्रमाण कौन सा है मैडम, वो अनुमान प्रमाण? हाँ, अनुमान प्रमाण जो एपिस्टेमोलॉजी में हम जब सोर्सेस ऑफ नॉलेज को पढ़ते हैं, तो उसमें वन ऑफ दी सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है वो अनुमान है। जैसे कि अनुमान कैसे होता है, अगर अग्नि आप देख रहे हो तो वहां पे आपको पता चलता है कि वहां पे स्मोक होगा, है ना, धुआं होगा, जहां पे फायर है वहां पे स्मोक होगा। अभी स्मोक कैसे पता चल रहा है, ये हमारे अनुमान से पता चल रहा है, हम अनुमान कर रहे हैं। अभी अभी कल बारिश हुई, आज मिट्टी गीली है, ये कैसे पता चल रहा है हमको, ये हमें अनुमान से पता चल रहा है। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण, एक प्रकार का प्रमाण, एक प्रकार का सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जिससे कि हम फ्यूचर को देख सकते हैं या तो हम पास्ट को देख सकते हैं, तो उसको हम अनुमान कहते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण की वजह से हम जो वायु की जो स्थिति है, जो वायु में जो जीविकाएं हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक। ओके, तो ये षड्जीव निकाय है और नोट्स मैंने प्रिया जी को फॉरवर्ड किए हैं। उसमें जो षड्जीव निकाय कवर नहीं है, बट षड्जीव निकाय को हम मॉड्यूल 2 में ही डाल के उसका पूरा नोट्स जो है वो रेडी करके आपको भेज दूंगी। तो फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। अभी जो सेकेंड मॉड्यूल है वो एक्चुअली फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल इंटरकनेक्टेड ही है। उसमें जो भी हम लोग धर्म अधर्म जो भी कंसेप्ट है, ऑलरेडी उसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हमने देखा है, बट अब उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी वो इंटरकनेक्टेड है, बट कितना हाँ, सिंपल तरीके से इसको समझना है वो कोशिश रहेगी, क्योंकि क्या होता है अगर बहुत कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं तो हम बेसिक ही भूल जाते हैं, बेसिक क्या था वो हमें याद ही नहीं रहता है। फिर अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा या उसके रिलेटेड कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उसका रेलिवेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो फिर शायद वो डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। तो क्योंकि हमको ये भी पता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये सारा सारा इतना है सारा मैडम, पढ़ बहुत लेना। ज्यादा ज्यादा है। और उसको काफी अगर कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जाए, अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ना चाहिए, बट जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए, एडवांस में नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश वही रहेगी कि बेसिक जितना भी है, ये जितने भी मैटर हो उससे रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाए, ताकि आप एडवांस लेवल में जाने के लिए रेडी हो जाए। तो अभी तक जितना भी हमने फर्स्ट मॉड्यूल में कवर किया है, ये आपको क्लियर है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जो नोट्स भी आपको भेजे जा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो जो कोर्स का कंटेंट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने नेचर ऑफ सत्य देखा है, देख लिया है ऑलमोस्ट। फिर द्रव्य का कंसेप्ट कवर हो गया है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। आप लोग को आई थिंक स्टार्टिंग में टफ लग रहा था ये सब, बट अगर आपसे पूछा जाए ये सारे गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो आप इसको बताने के लिए सक्षम है अभी। देन उसके बाद षड द्रव्यों के बारे में पढ़ा, 6 सब्सटेंस के बारे में पढ़ा जो कि लोक में है, लोक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। देन द्रव्य गुण और पर्याय के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, ये सब देखा हमने। पंचास्तिकाय जो पंचास्तिकाय संग्रह है, जो कुंड आचार्य कुंड कुंड जी का जो टेक्स्ट है वो हमने देखा, वो रेफरेंस लिया, प्लस द्रव्य संग्रह का भी रेफरेंस लिया। तो ये सबसे हमने ये जो द्रव्य गुण और पर्याय है इसकी परिभाषा, उसके बीच का संबंध और उसके उसकी विशेषताएं, ये सब हमने कवर किया है। प्लस हमने जीवास्तिकाय जो काया यानी शरीर जिसमें जीव है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और फिर लास्ट में हमने षड जीवनिकाय, उसको भी हमने देखा, जो पृथ्वी का है, अपकाय, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं। तो काफी डिटेल में हम गए हैं ऑलरेडी। तो ये जब आपको मैं नोट्स
भेज रही हूँ, तो आप एक बार नोट्स को गो थ्रू करिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो मुझे बताइए, ताकि अगर हो सके तो रिवीजन में उसको फिर से हम लोग रिपीट कर सके, उसको और डिटेल में हम लोग समझ सके। अब जो मॉड्यूल 2 में आता है, उसमें एक एक कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अजीवा एंड पुद्गल, ये है स्वरूप, अजीवा एंड पुद्गल का स्वरूप। तो धर्म अधर्म, नकाश, काल, टाइम एंड पुद्गल और उसके प्रकार, ये कंसेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे मॉड्यूल 2 में। तो हम लोग पुद्गल से शुरू करेंगे। ओके, पुद्गल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे फिर धर्म अधर्म, आकाश, काल, समय, टाइम, ये सब हम कवर करेंगे। तो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम इसको कवर करने का, आई थिंक 8 to 10 days में हो जाना चाहिए। ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसका कंप्लीट होने के बाद हम अश्रव, बंधक, पुण्य एंड पाप, जो कि और कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस में है, उस पे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैडम, समझ आके कोर्स का जो हाँ मैडम, पर्पस है। मैडम आपके नोट्स में वो सिलेबस में P1, P2, P3, P4 है ना, वो क्या है मैडम? प्रोग्राम आउटकम उसको बोलते हैं, कि ये ओ, प्रोग्राम करने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे CO1 कोर्स आउटकम 1 दिया गया है, कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप सत्य जो है उसको समझ सकते हो और सत्य की परिभाषा बता सकते हो। 6 सब्सटेंस क्या होते हैं जैन फिलोसफी के आधार पर उसको समझा सकते हो। और कोर्स आउटकम 2 है कि जो सटल क्लासिफिकेशन दिया गया है जीवों के बारे में, सोल के बारे में, वो आप बता सकते हो। और मैटर यानी पुद्गल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पुद्गल का टॉपिक है। तो इसको कवर करने में बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसको हमको साइंटिफिक वे में स्टडी करना है, जो कि आपके CO2 को पूरा कवर करेगा। तो CO1 हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जो कोर्स आउटकम 1 है वो कवर हो चुका है। जो कोर्स आउटकम 2 है, कि आपके जीवा की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ये हो चुका है। बट अभी जो पुद्गल है उसको साइंटिफिक वे में कैसे समझे, वो कोर्स आउटकम 2 में आता है। फिर उसके बाद कोर्स आउटकम 3 में जो इम्पोर्टेंस ऑफ पुद्गल और उसके एटॉमिक थ्योरी, ये आता है। तो अभी जो आगे के लेक्चर्स हम लेने वाले हैं उसमें CO2 और CO3, ये दोनों अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट, जो कि CO4 में आता है। और फिर यूनिवर्स यानी लोक का कंसेप्ट, जैन कॉस्मोलॉजी में लोक का क्या कंसेप्ट है, जो हम जो धर्म अधर्म ये सब पढ़ के जो लोक का कंसेप्ट डालेंगे समझेंगे, वो CO5 में आता है। और लास्ट में जो तत्व का कंसेप्ट और अप्लाइड नॉलेज अबाउट तत्व, यानी कि उसको प्रैक्टिकली हम कैसे लेकर अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बेहतर बना सकते हैं। वो जो मोक्ष का जो मार्ग है वो बताया गया है, पाप पुण्य का जो कंसेप्ट बताया गया है, वो पूरा CO6 में आ जाता है। CO5 और 6 में वो पूरा ओवरऑल आ जाता है। तो ये कोर्स आउटकम है जो कि आप अचीव करेंगे ये पूरा सिलेबस करने के बाद। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी हाँ ये पूरा वो तो, सिलेबस कवर करने के हाँ बाद। मैडम वो तो अंडरस्टैंड हुआ। ये आप नीचे टेबल बनाए हैं मैडम, 12, 11, वो मालूम नहीं हुआ था। क्या COPO हाँ इस नीचे टेबल बनाई है ना, वो टेबल मेरे मालूम नहीं। वो सिलेबस की बात टेबल, कर रहे हैं ना? हाँ मैडम, सिलेबस आपने अभी समझा है ना, C1, C2 हाँ वो तो समझाते। हाँ। वो आपके क्लास के बाद हम वो सब अंडरस्टैंड करते हैं। इसके मैपिंग करे हैं ना आप, थ्री मैपिंग, हाँ वन हाँ। थ्री हाँ मैपिंग वो क्या होता है? हाँ, मैपिंग है कि जो प्रोग्राम आउटकम है, अब ये तो कोर्स आउटकम हुआ, अभी जो MA लेवल का जो प्रोग्राम है उसके भी आउटकम्स है कुछ कुछ। ठीक है, वो प्रोग्राम आउटकम से कितना मैच हो रहे हैं वो नंबरिंग दिया है वहां पे, हाँ, उसको मैच किया गया है कि प्रोग्राम, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है आपका कोर्स है वो हमारे प्रोग्राम से अलाइंड होना चाहिए। प्रोग्राम से अगर प्रॉपर अलाइंड होता है तभी आपका जो MA का डिग्री है वो वर्थ इट है ना? तो इस वजह से उसको मैप किया गया है CO एंड PO को। मतलब आप लोग भी एक्सपर्ट होने वाले डॉक्यूमेंटेशन में। वो वाला वो बहुत दिन से ये पूछना पूछना समझती थी मैडम। अब हाँ सिलेबस मैपिंग मुझे मालूम नहीं हुआ था, वो मैपिंग क्या है वो मालूम नहीं। जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ आ गया ऑब्जेक्टिव कोर्स और जो भी हमने पढ़ा अभी तक फिलहाल। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बीच में ले सकती हूँ, नहीं तो आप पढ़ के रखिए, रेडी रखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। ठीक है मैडम, बोलिए। अभी फिलहाल हाँ। पुटगल और जो ये मॉड्यूल 2 है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1:30 वैसे तो आप लोग की क्लास नहीं है आज, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो हम पुटगल शुरू कर सकते हैं, जैसा नहीं भी लगे मैडम, आप बताइए। नहीं मैडम, प्रोग्राम बना लिया है, कोई क्लास नहीं था ना, इसलिए बाहर का प्रोग्राम बना लिया अच्छा है। कोई बात नहीं, चलेगा। मैं जस्ट सोची आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि इंदु जी का क्लास नहीं है ना आज। हाँ, इसीलिए मैडम, मतलब प्रोग्राम बना। मैडम रोज हम घर में ही रहते हैं, सैटरडे तो थोड़ा काम होता है। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, सैटरडे सैटरडे प्रॉब्लम जाना ही चाहिए, इसलिए मैं सोची पहले आपसे पूछ लेती हूँ कि आप लोग का क्या प्रोग्राम है ना। हाँ, ठीक है, फ्राइडे कोई बात थर्सडे नहीं। रहता है ना। हाँ, तो नेक्स्ट वीक से हम फिर पुटगल को शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जो ठीक है। इसके जो नोट्स हैं, मैं ये जो अभी ये षट जीविकाएं हैं ये भी मैं भेज देती हूँ, ताकि पूरा आपका मॉड्यूल 1 पूरा कवर हो जाए। या तो मैं एक काम करूंगी, मॉड्यूल 2 के साथ ही इसको कंबाइन करके भेज दूंगी, ताकि दोनों के नोट्स आपको मिल जाए। ठीक है मैडम। ठीक है। अगर आप पहले जैसे 10:30 का लिए तो भी हम ले लेते हैं मैडम। अच्छा, अगर, हाँ, नहीं, टेन अगर आप, थर्टी ओके। हाँ, ओ, हाँ, आप पहले आप लोग लेते का थे जब ना। अवेलेबल हाँ रहता हाँ है, हाँ हाँ, हाँ। पहले लेते थे ना 10:30 से। हम्म अगर वो कभी भी लिया तो वो भी चलता है। हम्म। ठीक है ना, देखते हैं जिस दिन अगर हमको लगेगा कि ज्यादा हाँ हमको लेक्चर की जरूरत हाँ, है तो उस दिन हम लोग रख लेंगे। ओके मैम। चलिए फिर, एंजॉय कीजिए वीकेंड को। जय जिनेन्द्र। जय 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 श्री मैडम, जय। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू।